गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज ये जीव विज्ञान का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम सभी लोग एनसीईआरटी वन लाइनर देखेंगे। पादपों के आकार की, कंकाल तंत्र और श्वसन तंत्र, इन चैप्टरों से संबंधित जो भी आपके वन लाइनर बन रहे हैं क्वेश्चन, उनको हम लोग फास्ट रिवीजन के साथ देखेंगे। और इससे पहले दोस्तों जीव विज्ञान के 2 लेक्चर डाले गए हैं, जो कि प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है। रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ भौतिक और जीव विज्ञान, ये इन तीनों की एक ही प्लेलिस्ट है, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हैं। तो ये बायो का दोस्तों तीसरा लेक्चर है। तो इसमें हम सभी लोग जो देखते हैं कि इसमें जो रिलेटेड आपके वन लाइनर हैं, इनको देख लेते हैं दोस्तों। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो कि कंकाल तंत्र से और श्वसन तंत्र से। तो दोस्तों, ये चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट कर सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है वो दोस्तों क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। यानी जो जल चढ़ता है पादप यानी पेड़ पौधों में जो जल चढ़ता है ऊपर, वो किसके द्वारा चढ़ता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो ये जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, यानी जाइलम द्वारा जो है जल ऊपर चढ़ता है। पादप मतलब पेड़ पौधों में जल जो ऊपर चढ़ता है वो जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है। यानी कौन सा ऐसा चीज है जिसके अभाव में वो अंकुरित हो सकता है। तो दोस्तों, पर्याप्त प्रकाश के अभाव में जो है बीज अंकुरित तो हो सकता है, लेकिन आगे जो है खाली अंकुरित हो करके अगर पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल रही है तो वो फिर धीरे धीरे सूख जाएगा। और अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वह लाल रंग के प्रकाश में अधिक होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है। तो वो दोस्तों विनाइट्रीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस क्रिया के दौरान जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो ये है प्रकाश संश्लेषण। यानी किस क्रिया के दौरान? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा को दोस्तों रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला है वृद्धि रोधक, यानी कौन सा ऐसा चीज है जो वृद्धि को रोकता है के रूप में कार्य करता है। तो वो दोस्तों है एब्सिसिक अम्ल व इथाइलिन। एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन ये वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं। तो पुष्पित जो पौधे होते हैं उसके जो बीज बने होते हैं वो भ्रूण खाद संग्रह तथा आवरण से बने होते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो पादप के जो है क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोप्लास्ट कोशिका का होता है। यानी किसका बना होता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है कोशिका का होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हम केचुए अथवा जोंक देखा होगा, केचुए या जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं। दोस्तों, प्रसरण प्रघात के कारण जब हम केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाते हैं। तो ये पूछ सकता है। तो ये है प्रसरण प्रघात के कारण। अगला पॉइंट कह रहा है कि कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त जो है नाइट्रोजन प्रदान करती है। यानी एक फसल है जो मिट्टी को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रदान करती है, और वो है दोस्तों मटर की जो है फसल। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कौन सा तत्व है जो पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है। एक ऐसा तत्व जो पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है, और वो दोस्तों है सोडियम।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट, वर्मी जो कंपोस्ट है ये क्या है, तो ये दोस्तों कार्बनिक जैव उर्वरक है। कार्बनिक जैव उर्वरक को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। किस पौधे को औषधिक यानी औषधिक भारतीय चिकित्सक जो होते हैं वो कहा जाता है, यानी किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है, तो वो दोस्तों है आंवला। आंवला ऐसा पौधा है जो औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है। अगला पॉइंट कह कि अफीम पौधे, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो जो अफीम प्राप्त किया जाता है वो पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि सबसे पहले बनने वाले जो प्राथमिक जाइलम है, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व क्या कहते हैं, तत्व को क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों प्रोटोजाइलम के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो कॉफी जो प्राप्त होती है पौधे के बीज से प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, पूछे गए सारे जो है आपके ऑनलाइनर है और ये NCERT है। अगला कह रहा है कि रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं, तो रेशम के कीट दोस्तों शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि भूमि की जो उर्वरता है वो घटाने वाला जो जीवाणु है वो कौन सा है, यानी भूमि की उर्वरता को कौन सा जीवाणु घटाता है, तो वो दोस्तों जो घटाता है वो थायोबैसिलस डीनाइट्रीफिकेशन, यानी थायोबैसिलस डीनाइट्रीफिकेंस जो है ये भूमि की उर्वरता को घटाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, यानी जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतया कौन सा होता है, यानी हाइड्रोजन को देने वाला कौन होता है, तो वो होता है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतर होता है, तो वो होता है दोस्तों टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतर होता है जीवन चक्र। अगला कह रहा है कि वायु प्रदूषण के सूचक कौन से हैं, लाइकेंस दोस्तों वायु प्रदूषण का सूचक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंडाशय विहीन जो पुष्पोद्भिद है, अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों जिम्नोस्पर्म के नाम से उन्हें जाना जाता है, जिसमें अंडाशय नहीं होता है, यानी अंडाशय विहीन होते हैं और ये पुष्पोद्भिद कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें दोस्तों स्तंभ मूल के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि परजीवी पौधे अपने जो है पोषण से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं, तो वो करते हैं दोस्तों चूषकांग के द्वारा। चूषकांग के द्वारा जो परजीवी पौधे होते हैं वह अपना पोषण भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, तो द्वितीयक वृद्धि जो पाई जाती है दोस्तों वह द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नागफनी की पत्तियां जो होती हैं उसमें किस में रूपांतरित होती हैं, तो नागफनी की जो पत्तियां होती हैं वो दोस्तों कांटों में रूपांतरित होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि गेहूं धान जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं, तो रूट पूछ रहा है कि कैसी जड़ें, गेहूं में कैसी जड़ें पाई जाती है, धान में या जौ में, तो इसमें दोस्तों तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं। तंतुमय जड़ें गेहूं में, धान में, जौ में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि रेशेदार जड़ जो तंत्र है वो किन पौधों में पाया जाता है, तो रेशेदार जड़ तंत्र तो दोस्तों प्राय एक बीजपत्री में पौधों में पाया जाता है, एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। कैसे, रेशेदार जड़ तंत्र। अगला पॉइंट कह रहा है कि कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, यानी आपको ऐसे मरुद्भिद पौधे का नाम बताना है जो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो है एकेशिया। एकेशिया एक ऐसा पौधा है जो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है, तो पुष्प का जो सहायक अंग होता है वो ब्राह दलपुंज एवं दलपुंज, ये दोस्तों पुष्प का सहायक अंग है। और आगे हम लोग देखते हैं कि पादप और प्रयोग योग भाग, पादप का कौन सा जो है भाग प्रयोग किया जाता है, देखिए लहसुन और प्याज पादप का
शलकंद जो है प्रयोग किया जाता है, यानी खाया जाता है। पूछ सकता है कि लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है, तो शलकंद, या प्याज का शलकंद। हल्दी और अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है, तो प्रकंद खाया जाता है। दोस्तों ये सवाल पूछता है, मैचिंग में भी पूछ सकता है, वन लाइनर में भी पूछ सकता है, और आपका जो है कोट और कथन कारण में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और अरबी जो जिमीकंद होता है उसका घनकंद खाया जाता है, और आलू का कंद या स्तंभ कंद खाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हार्मोन्स जो विकार है, हार्मोन्स विकार से भिन्न है। हार्मोन्स जो है वो विकार से भिन्न है, क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। O2 का निष्कासन नहीं होता है, यानी ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्याज किसका जो है कह रहा है कि प्याज किसका परिवर्धित रूप है, तो प्याज दोस्तों तने का परिवर्धित रूप है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन, मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है, तो विकास के चौथे और पांचवें सप्ताह में, यानी विकास की जब डेवलप अवस्था शुरू होती है तो चौथे और पांचवें सप्ताह में मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन प्रारंभ हो जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों 29 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि परवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो केंद्र होता है वो कहाँ स्थित होता है, तो वो दोस्तों स्थित होता है कशेरुक रज्जु में। कशेरुक रज्जु में परवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं, तो जो वयस्क मानव है उसमें दोस्तों 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाखून जो होता है वो मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं, जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसलिए जब हम नाखून काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हमारे शरीर का सबसे जो दृढ़ भाग है वह कौन सा है, वह दोस्तों है दंतवल्क। दंतवल्क जो है हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। अगला पॉइंट कह रहा है कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है, तो दोस्तों जोड़ का प्रतिस्थापन करना, यानी शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का जो कार्य है वो जोड़ों का प्रतिस्थापन करना होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, कान में, जिसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। उस हड्डी का नाम है स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है और सबसे छोटी होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है, वो दोस्तों फीमर होती है, और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जांघ में पाई जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, तो कशेरुक रज्जु में दोस्तों 31 जोड़ी जो है ये तंत्रिकाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि मनुष्य के शरीर में पसलियां जो होती है, मनुष्य के शरीर में पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े दोस्तों पाए जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली में जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु डिंब को निषेचन करता है, शुक्राणु डिंब को निषेचन करता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वयस्क जो मानव है कि शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो दोस्तों 65% जल होता है वयस्क मानव के शरीर में। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि अस्थि यानी हड्डी एवं दांत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है, तो दोस्तों कैल्शियम की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ फास्फोरस की। हड्डी एवं दांत के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे जो मजबूत पेशियां हैं वो कौन सी है, तो वो दोस्तों जबड़ों की हड्डी है। जबड़ों की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां होती है। अगला पॉइंट है कि परिवर्तनशील भ्रूण की जो शुष्कन है, शुष्कन से कौन रक्षा करता है, तो परिवर्धन भ्रूण की जो शुष्कन से रक्षा करता है वो दोस्तों उल्ब करता है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो मानव के जीवन काल में दोस्तों 20 दांत हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं। अगला पॉइंट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो गुहा होती है वो कौन सी है, तो वो दोस्तों कोमल या
स्फलैंगिक गुहा, यानी कोमल या स्फलैंगिक गुहा, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा होती है। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों जब त्वचा पर चोट लगती है तो लगने के बाद जो पुनरुद्भवन किया जाता है वो दोस्तों घनाकार उपकला का किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कंडरा किसको जोड़ती है, तो ये पेशी को हड्डी से जोड़ती है, यानी अस्थि से जोड़ती है। कि कौन जोड़ता है, कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्नायु किसको जोड़ता है, स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, यानी स्नायु हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और कंडरा पेशी को अस्थि से जोड़ती है, यानी पेशी को हड्डी से जोड़ती है। और अगला पॉइंट है कि स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक हैं, तो ये दोस्तों संयोजी उत्तक होते हैं स्नायु एवं कंडराएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और आपको जो भी मटेरियल मिल रहा है वो आपको एथेंटिक बुक से मिल रहा है, तो ये जरूर आप जो है वॉच करें और आगे आपके जो भी आने वाले एग्जाम है उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएं। इसके साथ साथ अगला पॉइंट कह रहा है कि स्तनियों की जो अस्थि है यानी हड्डी है वह उपास्थ से क्यों भिन्न कैसे होती है, तो हाइवर्सियन नलिकाओं के कारण स्तनियों की जो हड्डी होती है वो उपास्थ से भिन्न होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है, यानी हड्डी का जो मैट्रिक्स होता है वो किस प्रोटीन का बना होता है, तो वो दोस्तों ओशिन का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अस्थियों को कठोर बनाने वाले जो लवण हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं, तो अस्थियों यानी हड्डियों को जो कठोर बनाने वाले लवण होते हैं वो मुख्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कौन लसिका में किन रुधिराओं की अनुपस्थिति होती है, यानी किस लसिका में किन रुधिराओं की अनुपस्थिति होती है, तो दोस्तों लाल रुधिराओं यानी जिसे आरबीसीएस कहते हैं उसमें जो है रुधिराओं की अनुपस्थिति होती है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा प्रोटीन त्वचा बाल नाखून सींग या खुर के निर्माण में सहायक है, तो दोस्तों क्रिएटिन है। क्रिएटिन जो है ये प्रोटीन है जो कि त्वचा बाल नाखून सींग या खुर के निर्माण में सहायक है। कई बार ये पूछा गया है क्रिएटिन के बारे में, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है, यानी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हड्डियों में दोस्तों ओशिन प्रोटीन पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि हड्डियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो अस्थियों में जो है मुख्यतः कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट जो कि अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं, तो मज्जा गुहा का जो निर्माण है वो दोस्तों ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं करती हैं मज्जा गुहा का निर्माण। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि हड्डियों यानी अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है, तो ये दोस्तों संयोजी ऊतक से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिशुओं में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो शिशुओं में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला है मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक हड्डियां यानी अस्थियों की संख्या होती है, तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा हाथ में जो है हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं, तो ये दोस्तों अचल संधि के द्वारा जो हमारी खोपड़ी की हड्डियां हैं वो परस्पर जुड़ी होती है अचल संधि के द्वारा। अगला पॉइंट कह रहा है कि मनुष्य के कंकाल को कब्जा संधि, मनुष्य के जो कंकाल है उनको कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है, तो वो दोस्तों मिलता है अल्ना में एवं ह्यूमरस में। अल्ना और ह्यूमरस हड्डियों में कब्जा संधि का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि श्वसन में बाहर निकलने वाली जो गैस है वो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है, कि लगभग कितनी मात्रा होती है, तो 4% होती है जब श्वसन
से हम जो है सांस छोड़ते हैं तो जो बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड वो लगभग 4% होती है। अधिकतर कीट किस प्रकार की श्वसन क्रिया करते हैं? तो अधिकतर जो कीट होते हैं वह दोस्तों श्वसन नली प्रणाली के द्वारा जो है श्वसन नली प्रणाली के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि शीत निद्रा के दौरान मेढक जो होता है वो किस अंग से श्वसन करता है? तो शीत निद्रा के दौरान मेढक जो होता है वो केवल त्वचा से श्वसन करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि यातायात जो पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो वो दोस्तों प्रयोग करती है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है सल्फ्यूरिक अम्ल ये आपका जो है मिश्रण का प्रयोग करती है। अगला पॉइंट है श्वासोच्छ्वास में जो है बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 17% मात्रा होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीएस हैं वह श्वसन में O2 का अवशोषण करती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? तो वो दोस्तों है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल से होकर के ऊर्जा का उत्पादन करती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग है वो किस अंग के द्वारा बंद हो जाता है? तो भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग जो है वह एपिग्लॉटिस के द्वारा जो है बंद हो जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि फेफड़ों में गैसों का जो आदान प्रदान है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है दोस्तों रुधिर के द्वारा। अगला है क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है वो दोस्तों माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है, माइटोकांड्रिया। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑक्सीश्वसन की क्रिया जो होती है वो कोशिकाओं के किस भाग में संपन्न होती है? तो ऑक्सीश्वसन की जो क्रिया होती है वो कोशिका द्रव एवं माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि श्वसन द्वारा उत्पन्न जो ऊर्जा है का संचय किस रूप में होता है? तो वो दोस्तों एटीपी अणु के रूप में होता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीएस की संख्या अधिक होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ पर वायु जो होता है वो कम संघनित होता है, इसलिए जो है पहाड़ों पर रहने वाले जो है आरबीएस की संख्या अधिक होती है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख जो अंतिम उत्पाद हैं वो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है एवं पायरुविक अम्ल है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उसमें दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस की जो है प्रक्रिया होती है, इसमें अवायवीय श्वसन में। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं और ये कह रहा है कि मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो जो मानव में जो श्वसन दर है वो 1 मिनट में 12 से 15 बार जो है होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस में अंत में क्या होता है? ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों कोशिका के द्रव में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस के जो है एंजाइम। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस चरण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? तो वो दोस्तों ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है कि फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय जो विनिमय है वो किस प्रकार का होता है? तो वो दोस्तों सक्रिय ट्रांसपोर्ट के माध्यम से विनिमय होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मानव शरीर में जो श्वसन केंद्र होता है वो मेंडुला ऑब्लांगेटा तथा पांस में जो है स्थित होता है।
पांच में स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फेफड़ों के ऊपर का जो आवरण होता है वो किसका बना होता है, तो वो दोस्तों फ्लोरल कला का बना होता है। सर्वाधिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है का परिवहन किस रूप में होता है, तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो दोस्तों वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है, तो एक यानी क्रेब्स चक्र में जो ग्लूकोज के एक अणु से 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस चरण जो होता है, यानी ग्लाइकोलिसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध जो है लाभ होता है, तो दोस्तों 2 जो है एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किण्वन दोस्तों पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। किण्वन अथवा अनॉक्सी श्वसन की खोज सबसे पहले किसने की, तो ये की थी लुई पास्चर ने। सबसे पहले जो है किण्वन अथवा अनॉक्सी श्वसन की जो खोज की थी वो लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फेफड़ों तक जो अशुद्ध रक्त है वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो ये होता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि फेफड़ों द्वारा जो शुद्ध किया गया रक्त है, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो वो दोस्तों पहुंचाया जाता है फुफ्फुस शिरा के द्वारा जो है बाएं अलिंद में जो है ये फेफड़ों द्वारा जो शुद्ध किया गया रक्त होता है वो पहुंचाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो श्वसन गुणांक का जो मापन है वो गैनांक श्वसन मापी से जो है यंत्र से किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मानव शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनाक्सिया जो है कहलाता है। यानी ये कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की जब शरीर में कमी हो जाएगी तो ऊतक में जो ऑक्सीजन की कमी होना है वो हाइपोक्सिया या अनाक्सिया ऊतक है, तो जब कमी हो जाएगी तो हाइपोक्सिया या अनाक्सिया कहलाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है और लास्ट पॉइंट कि श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा में जब श्वसन क्रिया होती है तो वायु के किस घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो दोस्तों नाइट्रोजन की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा जो है जीव विज्ञान का तीसरा लेक्चर। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट ये करें कि यदि आपको कोई सजेशन देना है या आपको जो है और जो है इसमें सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करें। शेयर उन्हीं के साथ करें जो कि ऑलरेडी तैयारी में लगे हुए हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि हमारा जो है एनसीईआरटी वन लाइनर जो चल रहा है वो इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, पर्यावरण पारिस्थितिकी और इसके साथ साथ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैप्टर बाय चैप्टर और लेक्चर बाय लेक्चर वन लाइनर आपका एनसीईआरटी पूरा कवर है। तो आप यदि चाहें तो उस पे जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ जो कंप्लीट होते जा रहे हैं उसके एमसीक्यू में लूसेंट से जो है ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि घटना चक्र जो है पूर्वालोकन भी चल रहा है, तो घटना चक्र पूर्वालोकन में भी कम से कम 2-3 वीडियो आए हैं और उसकी सीरीज चल रही है, तो चाहें तो आप वहां पर भी उसको भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।